पीट्स के अंदर अभी हम लोगों ने जो ऑलरेडी दो चीजें कहाँ तक हमने पढ़ ली थी। सीरियस की पीट्स को कवर कर लिया था और उसके बाद जीआईटी को कवर कर लिया था, ऐसे ही था ना। और अब हम जो फर्दर है वो उसके एक तरह का कंटिन्यू करते हैं। आज हम सबसे पहले आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिजीज होगी उसको डिस्कस करेंगे। नियोनेटोलॉजी के अंदर जो है एप्गार स्कोर क्या होता है, कंजाइनटल मेलफॉर्मेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस कौन सा होता है, और आरडीएस क्या है। तो अभी हम इधर आते हैं बच्चों, और इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप जितने भी पास्ट पेपर्स उठा लें। हर पास्ट पेपर के अंदर आपका जो एपगार स्कोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जामिनर लास्ट में क्वेश्चन पूछता होता है। तो एपगार स्कोर को कभी भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये नहीं कहना कि हाँ जी जनाब कोई नहीं यार ये कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अभी हम एपगार स्कोर की तरफ आते हैं कि एपगार स्कोर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए बच्चे, एपगार स्कोर बेसिकली हम करते होते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उस वक्त जो भी बच्चा पैदा होता है जब उसको रिसीव किया जाता है तो तब ये एक तरह का किया जाता है। अब अपगार स्कोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अपगार स्कोर करने की बेसिकली जरूरत इस वजह से पड़ती है कि ये बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डालना है। इस बच्चे को किसी तरह की अभी सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है, ये इस बच्चे को फौरी तौर पर हमने एक तरह का इसकी मदर को दे देना है। जैसा कि आपने सुना होगा कि ऐसा हुआ कि बच्चे की जैसे डिलीवरी हुई, या वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि हेलो, हेलो। ठीक है आवाज? मैंने कहा आप आवाज ठीक है बच्चों? ओके। अब देखें, अब तो सही होगी ना। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अपगार स्कोर आप क्यों करते होते हो। अपगार स्कोर बेसिकली हम इस वजह से करते होते हैं कि जो बच्चा डिलीवर हुआ है उस बच्चे को देख के हम ये बता सकें कि इस बच्चे को हमने नर्सरी के अंदर रखना है, माँ को देना है, या इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है कि नहीं रखना। समझ आ रही है? इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है तो नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल इस पगार स्कोर के अंदर आप क्या क्या देखते हो? सबसे पहले आपने देखनी होती है पगार को याद करने का तरीका है। ए पी जी ए आर। अब आप उसका क्या देखते हो? उसकी रंगत देखते हो। उसकी अभी बच्चा जो है वो एक तरह का पिंक है। ये सारे का सारा। अब देखें, अगर तो आपने ये देखा बच्चा जो है वो सारे का सारा नीला पड़ गया है। सारे का सारा की तरह क्या पड़ गया? एक तरह का नीला पड़ गया। तो इसका आप देते सर होते हो वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। एक जीरो स्कोर। सर जी आवाज कट रही है। बच्चों अब आवाज आ रही है? हेलो। ओके। अच्छा जी, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका अपगार स्कोर को। ठीक है, कि अपगार स्कोर क्या होता है।
तो हमने ये देखना होता है कि पगार स्कोर के अंदर क्या चीज होती है। आपने कहना है कि सबसे पहले ए का मतलब होता है अपीयरेंस। ए का मतलब कि एक तरह का अपीयरेंस है। ये दरवाजा थोड़ा सा खोल दो यार। इस अपीयरेंस से क्या मतलब होता है? इस अपीयरेंस से ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि बच्चा जो है वो ब्लू है, मतलब कि जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर तो बच्चा मुकम्मल तौर पर ब्लू होगा तो आपने ये कहना होता है कि इसका जो स्कोर बनता है वो क्या बनता है, जीरो बनता है। ये देखिए कि बच्चे का जो ट्रंक है, अब जस्ट इमेजिन करेंगे अगर कोई भी बच्चा ब्लू है और उसके बाद उसकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, वो आप ये देखते हैं कि एक्सट्रीमिटीज जो उसकी एक तरह की पिंक है। तो अगर आपने ये देखा कि एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो उसकी एक तरह की पिंक है, तो इसके लिए जो स्कोर बनता है वो बनता है एक। वो क्या बनता है, एक तरह का एक बनता है। दूसरे नंबर पे अगर मुकम्मल तौर पर जो बच्चा है वो पिंक होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो मुकम्मल तौर पर पिंक होगा, तो उसके लिए आपने ये कहना होता है कि जो स्कोर बनता है वो दो बनता है। अब हम एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसा कि मैंने ये कहा कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरह का आपका एपगार स्कोर डिस्कस कर रहे हैं। और एपगार स्कोर के अंदर सबसे पहला जो काम आप करते हो, तरह का ए से अपीयरेंस, बी से जो होता है वो जनाब आपने कहना पल्स। अभी भी कंटिन्यूस इशू है। हेलो। अब कुछ आवाज आई है? भाई मैं क्या करूं, मुझे मैंने आप लोग जो बशकीक के अंदर रह रहे हो ना, मुझे ये बता दो कौन सी सिम जो है ना वो सबसे बेस्ट है, मैं कल ही ले लेता हूँ, ठीक है? लगातार कट रही है। बिलाल तारिक ले देखो, ये मेगा कॉमी चल रही है, वजीहा तक कामरान है। तहसीन जोंग आपके यहाँ आके चलनी है, यहाँ नहीं। होश लगाते हैं होश वाला। कान में भी आई नेट स्लो है, बहुत स्लो है। ओके हो गया जी। अब आवाज आ रही है, पहले ये बता दो। अब आवाज आ रही है? ओके अब लो। ए से क्या अपीयरेंस होती है, ठीक है? अब देखें बच्चों, जब भी हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने, अच्छा यार, अभी हम जो हैं वो जनाब एपगार स्कोर के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, और इसके अंदर सबसे पहला जो एपगार स्कोर के अंदर बनती है चीज़, उसको हम कहते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर बच्चों आपने ये कहना होता है कि जो चीज़ हमको देखनी पड़ती है वो ये है कि बच्चा जैसे आप देखते हो तो आपने ये देखना है कि बच्चा बिल्कुल नीला तो नहीं है। अगर तो बच्चा बिल्कुल ब्लू है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा ठीक नहीं है। और आपने कहना है उसका आपने स्कोर देना है, अगर मुकम्मल तौर पे ब्लू है उसका आपने स्कोर देना है जीरो। ठीक हो गया? उसके बाद आपने देखना है दूसरी कंडीशन ये होती है कि बच्चा जो है उसका जो ट्रंक है, क्या एक तरह का जो ट्रंक है वो पिंक है, ट्रंक। और जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है वो एक तरह की, जो एक्सट्रीमिटीज है मतलब टांगे वगैरह जो हैं वो उसकी ब्लू हैं। तो आपने इसको स्कोर देना है एक, मतलब आधा बच्चा नीला है और आधा बच्चा पिंक है। तो आपने इसको क्या स्कोर देना है, एक देना है। और अगर बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर पिंक है तो आपने उसको देने हैं दो स्कोर। आपने कहना यह बच्चा बिल्कुल ठीक है। बात करने का मकसद ये है, आप किसी भी बच्चे को देखो जैसे वो पैदा होता है, तो सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं, उसको एक तरह की स्किन को देखते हैं। अगर तो बच्चा मुकम्मल तौर पर नीला पड़ा हुआ है तो आप उसको कहेंगे कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसका आपने जीरो स्कोर देना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, अदर बच्चा आधा पिंक है आधा बच्चा जो है वो ब्लू है, तो आपने एक स्कोर देना। और अगर बच्चा बिल्कुल पिंक है तो आपने कहना बच्चा बिल्कुल है ठीक, इसका आपने देने दो स्कोर। उसके बाद आप आते हैं पल्स की तरफ। क्या आता है, एक तरह का पल्स की तरफ आते हैं। पल्स को जब आप देखते होते हैं, इसके अंदर बच्चे आप लोगों ने ये देखना होता है कि एक बच्चे की हार्ट रेट कितनी है। अगर तो बच्चे की हार्ट रेट 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, तो आपने कहना है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्या बच्चा एक तरह का ठीक है। अगर बच्चे की हार्ट रेट 100 से नीचे है, क्या एक तरह की 100 से नीचे है, तो इसको आपने देना है एक स्कोर। और अगर बच्चे की हार्ट रेट 0 है तो आपने देना 0 स्कोर। मतलब कि पैदा होते ही आपने का काम करना है, बच्चे की हार्ट रेट को चेक करना है, पल्स को। अगर तो पल्स जो है वो आप देखते हो कि यार 100 से ऊपर आ रही है, यानी कि 150 पल्स आ रही है, 160 पल्स आ रही है, तो इसका मतलब बच्चे की पल्स ठीक है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी पल्स जो होती है वो क्या होती है, एक तरह की ज्यादा होती है। अगर बच्चे की जो पल्स हो बच्चों, वो एक तरह का आप ये देखो कि वो आपकी 100 से नीचे आए, तो 100 से जब वो नीचे आएगी तो इस कंडीशन के अंदर आपने ये कहना होता है कि जो पल्स है वो सही नहीं है, और इस कंडीशन के अंदर आपने कहना है कि ये जो स्कोर है वो एक है। लेकिन अगर किसी की पल्स 0 है तो आपने क्या कहना होता है कि इसको 0 स्कोर देते होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये कहना है कि हमने जनाब एक तरह का रिमिक्स क्या होता है, बच्चे का रिफ्लेक्स चेक करते होते हैं। ठीक हो गया कि हाँ जी जनाब इसके अंदर बच्चे के रिफ्लेक्स क्या है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि अगर तो बच्चा बिल्कुल फ्लेक्स है, बच्चा जो है वो जनाब किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो आपने कहना 0 है। अगर बच्चा थोड़ा सा फ्लेक्स है, थोड़ा सा एक्सटेंड है, तो आपने कहना 1 है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव अपने रिफ्लेक्स दिखा रहा है, क्या एक तरह का आप उसको स्टिमुलेट करते हो, रिफ्लेक्सीज हैं, तो आपने कहना है कि 2 है। क्या एक तरह का 2 है। अभी आवाज नहीं आ रही? हेलो? अभी भी आवाज नहीं आ रही? हेलो? ओके। तो आपने क्या कहना है बच्चों, जो है वो एक जनाब आपने कहना है 2 है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप आपने देखनी है एक्टिविटी, मतलब बच्चा जो है वो एक तरह का मुकम्मल तौर पर अगर एक्टिव है, समझ आ रही है, मतलब वो बच्चा जो है वो रोया है आपने देखा, वो एक्टिव बच्चा है। तो अगर तो बच्चा रो रहा है वो एक्टिव है तो आपने देने 2। अगर आप बच्चे को देखते हो कि हाँ जी जनाब आप उसको हिला के रुला रहे हो और वो थोड़ा सा रो रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहा है, तो फिर आपने देना है 1 स्कोर। और अगर बच्चे को आपने हिलाया है जुलाया है लेकिन बच्चे ने किसी तरह का रोया नहीं है, किसी तरह के बच्चे ने एक्टिव नहीं शो कराई, एक्टिविटी शो नहीं कराई, तो बच्चा 0 है। ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पिरेटरी रेट। अगर तो बच्चा नॉर्मल सांस ले रहा है, ठीक है, तो आपने कहना इसके 2 स्कोर हैं। और अगर बच्चा सांस ले रहा है जैसे कि मोर्निंग करते हुए मतलब यह है कि बच्चा सही तरह सांस ना ले रहा हो, तो उसका है 1 स्कोर। और अगर बच्चा बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा तो उसका क्या मिलता है, एक तरह का 0 मिलता है। अब देखें मैं दोबारा आपको बताता हूं बच्चों कि इसके अंदर हमने क्या देखना होता है पगार स्कोर के अंदर। अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊं ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, वहां पर उस लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीजें डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक हो गया। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो हम जाते हैं तो वहां पे उन लोगों ने एक एक चीज को अलहदा लिखा हुआ है, यहाँ पर उन लोगों ने इतना डिटेल के अंदर नहीं लिखा हुआ। लेकिन बस एक मिनट देखें, अभी हम आते हैं इधर और यहाँ पे ये देखें आप लोग। अगर बच्चों ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? 1 मिनट बेटा। आप देखें, अब आपको स्क्रीन शो हुई होगी। अब यहाँ पे ये ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
सेम इन्हीं चीजों को आपने याद करना है कि अगर अपीयरेंस का एक तरह की पिंक है तो कितने स्कोर देने, 2 स्कोर है। अगर ये देखें, ये टांगे जो हैं वो आपके ब्लू हैं और ट्रंक और फेस जो है वो पिंक है, तो आपने कितना देना, 1 स्कोर। अगर आपने कहना है कि मुकम्मल तौर पर एक तरह का ब्लू पड़ गया तो स्कोर का देना 0 देना है। कौन समझ आ गई जे? पल्स अगर 100 से ऊपर है तो 2 स्कोर, अगर 100 से नीचे है तो 1 स्कोर, अगर बिल्कुल पल्स नहीं तो 0। ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है, ग्रीमेस। ग्रीमेस के अंदर क्राई करता है बच्चा, उसके बाद मूव करता है अपना, ठीक है, मतलब अपनी टांगे शांगे मूव करता है सही तरह, तो आपने क्या करना है, रिफ्लेक्सिस होते हैं ये, आपने 2 स्कोर देने हैं। अगर बिल्कुल वीक से रिफ्लेक्सिस हैं, 1 स्कोर, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं, 0। एक्टिविटी, अगर तो बच्चा एक्टिव मूव कर रहा है तो आपने क्या कहना है, 2 स्कोर। अगर आर्म और लेग फ्लेक्स है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, पीछे की तरफ नहीं लेके जाता, ठीक है, मतलब एक होता है ना, जैसा कि अब अगर आप जैसे बैठे हुए, अगर आप अपने हाथों को उठा के अपने अपने जनाब गर्दन के पीछे लेके जाओ तो वो एक्सटेंशन है, बस ये बच्चा फ्लेक्स ही कर रहा है, मतलब इसकी यही पोजीशन है, ठीक है, ये एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो इसको आपने कहना होता है कि ये 1 स्कोर है। और जिसमें बच्चा मुकम्मल तौर पर फ्लेक्स्ड होता है वो आपका 0 स्कोर होता है। रिस्पायरेशन, अगर तो बच्चा अच्छे तरीके से रोता है पैदा होते ही तो आपने कहना है 2 स्कोर है। अगर बच्चा सही तरह नहीं रोता, वो डॉक्टर साहबान जो होते हैं वो डिलीवरी के बाद बच्चे को मारते हैं कि रोए, ठीक है, तो फिर 1। अगर बच्चे की ब्रेथ ही नहीं आ रही मुकम्मल तौर पर तो फिर आपने क्या कहना, 0 स्कोर है। मतलब इस टेबल को आपने लगाना है रट्टा, क्योंकि ये आपको देगा एक एमसीक्यू लाजमी आपके एनआरई के अंदर। तो इस वजह से आपने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एक एमसीक्यू लाजमी आता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, अब हमने ये चेक क्यों किया, इसी तरह अब एग्जामिनर बच्चों क्वेश्चन पता कैसे पूछता है, वो ये कहता है कि आपके पास एक बच्चा आता है जो कि जनाब जिसकी एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो जनाब आपकी एक तरह की ब्लू हैं, और वो ये कहता है कि जो ट्रंक है वो पिंक है, हार्ट रेट उसकी जो है वो 90 है, ग्रीमिक्स जो है वो उसके वीक है, फ्लेक्शन उसकी बॉडी में और स्लो इरेगुलर पल्स है, रिस्पायरेशन है, इसके स्कोर कितने हैं तो आप देखें, एक एक ये तो टोटल कितने बन गए, आपके 5 स्कोर बन गए कि ना बने, 5 बने ना, क्योंकि सब में से एक आ रहा है। अब देखें बात करने का मकसद क्या बच्चों, बच्चों आपने ये किया, अगर तो फॉर एग्जांपल आपके जो स्कोर हैं आप ये देखते हो कि 7 से ऊपर है, कितना, 7 से ऊपर है, तो आपने बच्चा माँ को दे देना है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया बच्चों। अगर स्कोर आपके 4 और 7 के दरमियान में है तो बच्चे को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, आपने अपने पास बच्चे को रख लेना है, और आपने कहना है कि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि, क्योंकि इसके बाद बच्चा ठीक भी हो सकता है, बच्चे की हालत खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी बच्चे के स्कोर 0 to 4 के दरमियान में है तो आपने फौरी तौर पर बच्चे को रिससिटेट करना होता है, और इसके बाद आपने कहना होता है, आपने फौरी तौर पर बच्चे को क्या करना है, एक तरह का वेंटिलेशन के ऊपर डालना या एक तरह का ऑक्सीजन लगाना, ये सारी की सारा आप करते होते हो। और इसी बेस पे आपने कहना होता है कि बच्चे को हमने अपने पास रखना है, आपने नर्सरी के अंदर शिफ्ट करना है, या फिर एक तरह के डॉक्टर्स के यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। बात की समझ आई बच्चों की नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं इन चीजों की समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, एपगार स्कोर में से कोई एक सिंगल ऐसी चीज जिसकी समझ ये बंदा क्वेश्चन पूछे, शाबाश एनीवन। ओके जी। अब देखें यहाँ पर, अब हम लोगों को फर्दर इस चीज का पता होना चाहिए जो हम लोगों ने डिस्कस की थी एपगार स्कोर में से। इसके बाद अब हम लोगों का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है। यहाँ पर देखें बच्चों कि अगर तो बच्चा, यहाँ पे 0 से 3 लिखा है, किसी किसी में 0 से 4 है, 0 से 3 के दरमियान में है, तो क्या करना है, आपने इमीडिएट रिससिटेट करना है, बच्चे को वेंट के ऊपर ले जाना है। अगर बच्चे का 4 से 7 के दरमियान में है, तो क्या करना है, आपने कहना है कि इसको एक तरह का, आपने पॉसिबल नीड फॉर रिससिटेशन तो क्या है, शुड बी ऑब्जर्व्ड, सबसे मेन चीज ऑब्जर्व करना है। अगर 8 से 10 के दरमियान में, तो आपने कहना बच्चा बिल्कुल ठीक है, माँ को पकड़ा दो। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर एक टेबल है, ये टेबल को अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए बच्चों के ट्रैकियो एसोफेजियल फस्टूला क्या है। वैसे तो ट्रैकियो एसोफेजियल फस्टूला हम लोगों ने फुल डिटेल के अंदर डिस्कस किया होगा, अगर आपको याद हो तो जीआईटी के अंदर किया हुआ कि नहीं किया हुआ। ट्रैकियो एसोफेजियल फस्टूला के अंदर मैंने आप लोगों को बताई थी बातें, 3 चीजें आप लोगों ने हमेशा अपने जहन के अंदर रखनी है। एक बात होती है बच्चों को, ये जनाब आपकी एसोफेगस है, और उसके बाद ये आपके एक तरह का स्टमक है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा कि ये एसोफेगस सिर्फ और सिर्फ क्लोज हो गई है, तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं एसोफेजियल अट्रेजिया। क्या कहते हैं, एक तरह का एसोफेजियल अट्रेजिया।
अगर आप ये देखते हो कि इस एसोफेगस का कनेक्शन आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रैकिया होता है उसके साथ इस तरह हो जाता है, तो आपने ये कहना होता है कि ये वाला कनेक्शन ट्रैकियो एसोफेजियल फस्टूला होता है। क्या होता है? एक तरह का ट्रैकियो एसोफेजियल फस्टूला होता है। तीसरी जो सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज होती है वो क्या होती है बच्चों? आपने कहना होता है जो सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज हम देखते होते हैं वो ये है कि अब ये आपकी एक तरह की एसोफेगस ऐसे थी, उसके बाद क्या हुआ, वो जनाब आपकी एसोफेगस जो है वो इस तरह होके आपने कहना है कि ये आपकी एक तरह की आपकी आपने कहना है कि इसके दरमियान में फस्टूला बन जाता है और ये जनाब आपके फेफड़ों की ट्रैकिया है। और यहाँ से नीचे जो शुरू होता है वो जनाब आपका एक तरह का स्टमक हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? एक तरह का स्टमक हो जाता है। मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोक्सिमल एसोफेजियल अट्रेजिया, पी एसोफेजियल अट्रेजिया, और डिस्टल ट्रेकियो एसोफेजियल फस्टूला। तो आप इसके अंदर क्या देखते हैं? इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रॉक्सिमल एसोफेजियल अट्रेजिया होता है और डिस्टल ट्रेकियो एसोफेजियल फस्टूला होता है। बात करने का मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमल एसोफेजियल अगर अट्रेजिया होगा, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। बच्चों जब आप इसके अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को डालते हो तो क्या ये कॉइल करेगी कि नहीं करेगी, या नीचे आ जाएगी? शाबाश, ये बताइएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं तो ये कॉइल करके वापस नहीं चले जाएगी। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि जिस पेशेंट के अंदर भी आप एसोफेजियल अट्रेजिया देखते हो उसके अंदर जो आपकी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है वो कॉइल करके पीछे चले जाती है। और अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये आए कि एक पेशेंट है, एक बच्चा है जो कि न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो वॉमिट कर रहा है, रीगर्जिटेशन कर रहा है, उसके अंदर यहाँ से मुंह से सलाइवा वगैरह निकल रहा है, सिंपल सी बात है, खुराक आगे तो जा नहीं रही, और उसके बाद वो ये कहे कि हाँ जी जनाब ये क्या कंडीशन है, जब हम एनजी पास करते हैं तो वो कॉइल कर जाती है, आपने कहना ये एस्ट्रोफेजियल अट्रेजिया है। दूसरी बात, अब मेरी बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखिएगा कि फॉर एग्जांपल यार, जब आप सांस लेते हो, यहाँ पे तो लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक तरह के लंग्स हैं, तो जब आप सांस लेते हो तो ये जो एयर होगी वो जनाब इधर से आपके स्टमक के अंदर और उसके बाद जनाब आपके एब्डोमेन के अंदर नहीं आएगी? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों। आपके एब्डोमेन के अंदर आ सकती है ना? तो जब ये एब्डोमेन के अंदर आ सकती है तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा कि नहीं होगा? पेट जो होगा वो ऐसा नहीं होगा जैसे गैस भरी हो। तो आपने यहाँ पे ये कहना होता है कि इसके अंदर हम डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखते होते हैं, जिसके अंदर आपने कहना है गैशियस एब्डोमेन। क्या कहना है? एक तरह का गैशियस एब्डोमेन देखते होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि फॉर एग्जांपल ये स्टमक से जो सेक्रीशंस रिलीज होती हैं बच्चों, आपके ग्लैंडुलर सेक्रीशंस रिलीज होती हैं कि नहीं होती? तो इधर से ये जनाब सेक्रीशंस आपकी इधर जाती जाती आपके लंग्स के अंदर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती? अब जैसे ही कोई खुराक का पार्टिकल या फिर एक तरह की सेक्रीशंस ग्लैंडुलर्स आपके लंग्स के अंदर जाएगी तो इसकी वजह से जाके आपके लंग्स के अंदर जाके लंग्स को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से आपका एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है। तो क्या हो सकता है? एक तरह का एस्पायरेशन नमूनिया देखने को मिलता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई भी बंदा ये पूछे कि एक बंदा है जिसको एक तरह का एसोफेजियल अट्रीजिया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ये आगे नर्विंग हो चुकी है। जब ये नर्विंग हो चुकी है, क्वालिंग करेंगे तो वापस आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि ये जो बंदा होगा इसके मुंह से ओरल सेक्रीशंस बहुत ज्यादा रिलीज होंगी। नंबर टू, आपने क्या कहना है बच्चों? आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर जब भी खुराक खाना खाएगा तो ये जनाब आपका फीडिंग रिफ्लेक्स होगा। उसके बाद आपने कहना है गैगिंग करेगा। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि देखें अगर तो ये आपका फेस्टूला वाला पेशेंट है, तो फेस्टूला वाले पेशेंट्स के अंदर हम क्या देखते होते हैं? आपने कहना होता है कि फेस्टूला वाले पेशेंट्स के अंदर आप ये देखते हो कि कनेक्शन आ जाता है। ठीक हो गया? आपने ये कहना है। ठीक है बच्चों, आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का अगर तो फस्टूला वाला पेशेंट है तो फिर हमने क्या कहना होता है कि एक तरह का बच्चों आपने ये कहना है कि अगर तो फस्टूला वाला पेशेंट है तो फिर सारी की सारी जो गैसेज होंगी वो कहाँ आएंगी? आपने कहना वो अब्डोमेन के अंदर आएंगी। जब ये अब्डोमेन के अंदर आएंगी तो क्या होता है? आपने कहना है ये एक तरह का डिस्टेंडेड अब्डोमेन हो जाता है। ठीक हो गया? आपने ये कहना है। अब देखें दूसरे नंबर पे, अगर ये अब्डोमेन से सारी की सारी लंग्स के अंदर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको तो किसी बच्चे को किसी तरह के यहाँ पे कंफ्यूजन हो बंदा पूछ सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कहना होता है, अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पहले एनजी कॉइल पास करते हैं, अगर तो वो हो जाएगी तो वो एक्सरे के ऊपर आप देखते होते हो, इसके अंदर देखते हो, एक्सरे के ऊपर देखते हो। और उसके बाद आपने क्या होते हैं ट्रीटमेंट? क्या? सर्जिकल रिपेयर। दुनिया के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई शुफ शुफ नहीं है, कोई इस तरह का सीन नहीं है जिसके पास ले जाओगे और वो ठीक कर देगा।
सही है, ये जनाब सिंपल सी बात है, आपने खुद जो होता है वो एक तरह का बंदा सर्जरी करवा के ही ठीक हो सकता है। और दूसरे नंबर पे आपने अपने जहन के अंदर एक और बात रखनी है कि मोस्ट कॉमनली ये जनाब आपका एसोफेजियल अट्रेजिया के साथ साथ कुछ ऐसी डिजीजेस की एनोमलीज देखी जाती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं वेक्टरल, क्या कहते हैं, VACT, उसके बाद आपने कहना ERL। अब ये वेक्टरल का मतलब क्या है? वी से मतलब होता है बच्चों उस बच्चे के अंदर वर्टिब्रल कोई ना कोई एनोमली होगी, मतलब वर्टिब्रा उसके अंदर सही तरह नहीं बने होंगे। ए से क्या होता है, हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई एनल प्रॉब्लम हो, समझ आ रही है, एनल सही तरह ना हो, ठीक हो से मतलब क्या होगा, आपने कहना ट्रैकिया, ई से एसोफेजियल प्रॉब्लम, आर से रेनल का प्रॉब्लम, और एल से क्या होता है, आपने कहना लिम्स की एनोमली। दूसरी बात देखें बच्चों कि जो भी बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के अंदर जो आपने याद रखना है कि जब बच्चा इंट्रायूट्राइन पीरियड के अंदर होता है तो वो यूरिन पैदा करता है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड पैदा होता है, और उसी यूरिन को जो बच्चा होता है वो swallow करता है। अब देखें जब इसका जो है वो एसोफेगस सही तरह बनी नहीं होगी तो क्या ये आपका यूरिन नहीं कर पाता। जब ये यूरिन को स्वॉलो नहीं कर पाता तो यही जो यूरिन होता है वो जनाब आपने कहना होता है कि माँ के पेट के अंदर ही इकट्ठा होता रहती है। जब ये यूरिन माँ के पेट के अंदर ही इकट्ठी होती रहती है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो जनाब माँ के पेट के अंदर ही इकट्ठा होता रहता है, तो इसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एक तरह का बहुत ज्यादा हो जाता है। जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को आप पॉलीहाइड्रोमिनस कहते होते हैं, क्या कहते हैं, एक तरह का पॉलीहाइड्रोमिनस कहते हैं, यानी कि हेमनोटिक फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इस कंडीशन को आपने क्या कहना है, एक तरह का पॉलीहाइड्रोमिनस कहना है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा है जिसका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की कोई भी बात हो, आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें, अब मैं इधर से आपको पढ़ा भी देता हूँ। ट्रैक बिटवीन द ट्रैकिया एंड एसोसिएटिव डिफेक्ट एज एसोफेजियल अट्रेजिया एंड वेक्ट्रल, मतलब ये उन्होंने बता दिया नॉर्मलीज के साथ होती प्रेजेंटेशन। पॉलीहाइड्रोमिनस क्या होता है वो मैंने बता दिया कि पॉलीहाइड्रोमिनस होता है ओरल सेक्रेशंस करता है, इनएबिलिटी टू फीड, गैगिंग, एस्पिरेशन, निमोनिया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बंदा टपक जाता है। एक्सरे क्या होता है, एनजी ट्यूब कॉइल करती है जो कि ये शो करती है एसोफेजियल अट्रेजिया, ये मैंने बताया। प्रेजेंस ऑफ एयर इन द जीआई ट्रैक्ट सजेस्टिव ऑफ द कंफर्म बाय ब्रोंकोस्कोपी, कैसे करना है, ठीक, आपने कहना सर्जरी के जरिए। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि कंजेनिटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया क्या होता है। सबसे पहले बच्चों मुझे अब आप लोगों ने एक बात का बताना है कि फॉर एग्जांपल कंजेनिटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया का मतलब ये होता है कि आपने ये कहना है कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे एक तरह के आपके लंग्स हैं, ये हैं एक तरह के बच्चों, आपने कहना है कि एक तरह के लंग्स हैं। अब देखें जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लंग्स हैं और यहाँ पे आपको पता है कि ये स्टमक इस तरह आ रहा है, यहाँ पे जीआईटी के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, इनके दरमियान में आपने कहना है लंग्स और जीआईटी के ऑर्गन्स के दरमियान में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है एक तरह का, प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो आपने कहना है प्लूरो मतलब लंग्स, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी, आपने कहना प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग्स और जीआईटी के दरमियान में पाई जाती है, जो कि लंग्स और जीआईटी को सेपरेट करती होती है। अब आप खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी न किसी तरह ये प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को रप्चर करके आपके जीआईटी के ऑर्गन्स अंदर चले जाएं, ऊपर चले जाएं, तो इसको क्या कहते हैं, हर्निया कहते होते हैं। और कॉन्जेनिटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया होता ही ये है कि जब आपके जीआईटी के ऑर्गन्स जो हैं वो जनाब इधर से आपके लंग्स के अंदर चले जाएं। अब आप लोगों ने बताना है कि ज्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं वो राइट साइड से जाते हैं या लेफ्ट साइड से जाते हैं। तो बच्चों इस बात को अपने जहन के अंदर रखना होता है कि ज्यादातर बंदे के अंदर जो ऑर्गन्स जाते होते हैं वो आपके, बच्चों आवाज आ रही है, आपने कहना है कि वो एक तरह के लेफ्ट साइड से जाते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि राइट साइड पे यहाँ पे एक लीवर पाया जाता है जिसका साइज बहुत ज्यादा होता है, तो लीवर अपनी जगह से ऊपर मूव नहीं कर पाता। इस वजह से हम ये देखते होते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो होते हैं वो जनाब आपका एक तरह के आगे जाते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का, आपने ये कहना है कि इसके अंदर इसके अंदर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि दूसरी जो चीज आप देखते होते हो कि जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लंग्स को क्या करेंगे, एक तरह का कंप्रेस करेंगे। जब ये लंग्स को कंप्रेस करेंगे तो बंदे के जो लंग्स होंगे, जो बच्चा होगा वो सही तरह बनेंगे, क्या वो लंग्स सही तरह सांस ले सकेगा, नहीं। दूसरे नंबर पे बच्चों यहाँ पे जो अब्डोमन होगा वो तो सारा उधर चला जाएगा, तो जब यहाँ पे हम पेट देखेंगे तो पेट क्या होगा, संकन अब्डोमन होगा, आपने कहना संकन अब्डोमन। एक बात, दूसरी बात मुझे अब आप लोगों ने बतानी है कि जब हम एक तरह का देखते हैं
कि पेट के अंदर, गट के अंदर कौन सी मूवमेंट देखते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखते हैं। तो जब आप लंग्स के अंदर देखोगे तो आपको लंग्स के अंदर क्या होगी, बावल साउंड सुनाई देगी। क्या देंगी, बावल साउंड्स आपको लंग्स के अंदर सुनाई देंगी। लेकिन कहाँ पे लंग्स के अंदर, आपने कहना लेफ्ट साइड लंग्स के अंदर, नॉट राइट साइड। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कोई कंजाइनिटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया क्या होता है, आपने कहना जीआईटी ट्रैक सेगमेंट्स जो होते हैं वो जनाब आपके डायाफ्राम को प्रोट्रूड करके थोरैक्स के अंदर आ जाते हैं। मोर देन 90% जो चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि लेफ्ट थोरैक्स के अंदर जाते हैं। उसके अंदर आपने कहना है कि जैसे ये जीआईटी के ऑर्गन्स आपके लंग्स के अंदर जाते हैं तो आपके पल्मोनरी और जो लंग्स होता है वो सही तरह प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जाता है, पेट बंदे का जो होता है वो सही तरह काम नहीं करता, जो संकन abdomen होता है, बावल साउंड्स जो होती हैं वो लेफ्ट साइड पे सुनाई देती हैं। इसी तरह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है, बेबी प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, डिस्निया, टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, एंड अपॉन एग्जामिनेशन, वो क्या कहते हैं, अपॉन एग्जामिनेशन द बावल साउंड्स आर ऑडिबल ऑन द लेफ्ट हेमीथोरैक्स, लेफ्ट हेमीथोरैक्स, व्हाट्स योर डायग्नोज। तो आपने कहना है ये कंजाइंटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है। भाई अब इसका डायग्नोज ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने कहना होता है कि वैसे तो अगर आपने इन यूट्रो करना है तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जैसे बच्चा डिलीवर हो गया तो